नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, थर्ड चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीनिंग व्हेन कंपनी गिव शेयर्स टू एन एप्लीकांट based on an application submitted, it is called allotment of shares। तो सिंपल भाषा में अगर देखा जाए अलॉटमेंट ऑफ शेयर किसे कहते हैं? जब कोई इन्वेस्टर शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन करता है और कंपनी उसको शेयर्स देती है, अलॉट करती है, तो उसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहा जाएगा। व्हेन कंपनी गिव शेयर्स टू एन एप्लीकांट बेस्ड ऑन एप्लीकेशन सबमिटेड, मतलब इन्वेस्टर्स ने जो भी एप्लीकेशन किया है उसके बेसिस पे ही कंपनी शेयर्स को क्या करती है, अलॉट करती है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को वो शेयर्स देती है। दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड अलॉटमेंट एज appropriation out of previously unappropriated capital of the company of a certain number of shares to a certain person। तो यहाँ मतलब होता है appropriation out of previously unappropriated। previously unappropriated का मतलब होता है कि जो शेयर्स इसके पहले कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, वो शेयर्स कंपनी अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। That is called the appropriation out of previously unappropriated capital of the company of a certain number of share to a person। तो जब कभी भी ऐसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर जो है वो कंपनी इशू करती है और जिसके जरिए फंड्स रेज करने का ट्राई करती है, तो उसे हम कहेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। Thus, as per the definition, allotment share means allocating means giving certain number of shares by board of director out of previously unallocated capital of the company to the person who have applied for a shares। तो अलॉटमेंट करने का जो राइट है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। जिन्होंने एप्लीकेशन किया है उनका एप्लीकेशन चेक करके वेदर उन्होंने सब प्रोसीजर पूरा किया है कि नहीं, ये देख के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं कि शेयर्स को अलॉट करना या नहीं करना है। अलॉटमेंट करने से पहला कंपनी प्रॉस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म इशू करती है। द कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकांट दैट इज सब्सक्राइबर फिल द फॉर्म एंड सबमिट इट विद द एप्लीकेशन मनी टू द कंपनी बैंकर्स। तो अलॉटमेंट होने के पहला कंपनी एप्लीकांट्स को प्रॉस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म इशू करती है। ये फॉर्म फिल करके विद एप्लीकेशन मनी एप्लीकांट्स को जो भी बैंकर्स है उनके पास जमा करना पड़ेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द एक्सेप्टेंस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशंस इन द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी चीज़ों को देख के, सभी एप्लीकांट्स ने जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है कि नहीं, एप्लीकेशन मनी पे किया है कि नहीं, ये देख के शेयर्स को अलॉट करने का डिसीजन लेते। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द पावर टू अलॉट द शेयर्स। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग कंपनीज हैव टू इशू शेयर्स और सिक्योरिटीज इन अ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो नीचे दिया हुआ जो 3 टाइप का कंपनी है, इन्हें डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही शेयर इशू करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। फर्स्ट है अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक इशू इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़ और मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा का अगर पब्लिक इशू कर रही है तो वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही इशू किया जाना चाहिए। अनलिस्टेड कंपनीज पब्लिक कंपनी फॉर इट्स न्यू इशू with the effect from 10 सितंबर 2018। सो 10 सितंबर 2018 से जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उन्हें अगर न्यू इशू लाना है मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो उन्हें डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट,
सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी अदर कंपनीज बोला, ये सभी कंपनी को अपने शेयर्स जब पब्लिक को इशू करते हैं तो उसको डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। एनी अदर कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स इन एनी फॉर्म। Also, the companies have the freedom to convert its shares into dematerialized form at any point of time. Companies issue shares in dematerialized form has to comply with the provision of Depositories Act 1996 and regulation issued there under. तो जो भी कंपनी डीमटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स इशू कर रही है, इन्हें डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के सभी प्रोविजंस को ठीक से पूरा करना पड़ेगा। देन provisions or conditions for allotment of shares. Every company issuing share has to comply with the provision of Companies Act 2013. तो जो भी कंपनी अलॉटमेंट कर रही है उन्हें जो भी अलॉटमेंट किया जाएगा वो कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस है, रूल्स है, उसके अकॉर्डिंगली ही करना पड़ेगा। अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू फॉलो द कंपनीज that is prospectus and allotment of securities rules 2014 and SEBI issue of capital and disclosure requirement regulation 2013। सो देखिए यहाँ उन्होंने बोला है अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू फॉलो कंपनीज रूल्स 2014 एंड सेबी का रेगुलेशन जो है 2018 का अलॉटमेंट करते वक्त ये सभी 2014 के रूल्स 2018 के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो अलॉटमेंट करने से पहला फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कंपनी हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड जनरल प्रिंसिपल्स। तो ये दो चीज़ों को ठीक से फॉलो करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 जो भी अलॉटमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस है ये कंपनीज को कंपल्सरीली मीन्स कंपनी मस्ट फॉलो दिस प्रोविजंस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दीज आर प्रोविजंस लेड डाउन बाय कंपनीज एक्ट 2013। सो ये प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फिल्ड with the register of companies for registration on or before the date of publication। देखिए जब कभी भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो इशू करने के पहला ये प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइंड बाय एवरी प्रपोज डायरेक्टर्स in case of newly formed company or directors or his duly authorized advocate। मीन्स देखिए अगर न्यूली फॉर्म कंपनी है तो भी जो प्रपोज डायरेक्टर है उन्हें ये जो भी रजिस्ट्रेशन है आरओसी के पास करने का तभी सिग्नेचर्स करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस पे, और डायरेक्टर और हिज ड्यूली ऑथोराइज एडवोकेट। सो एडवोकेट का सिग्नेचर, डायरेक्टर्स का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेशन मनी। द कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट along with the application form, applicant has to pay minimum 5% of the nominal amount of share or such other amount as specified by the SEBI। तो जब एप्लीकेशन मनी पे करना होगा तो मिनिमम 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स एप्लीकेंट्स को पे करना पड़ेगा एज अ एप्लीकेशन मनी, और सच अदर अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। सेबी हैज स्पेसिफाइड फॉर पब्लिक कंपनी एप्लीकेशन मनी टू बी मिनिमम 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। मतलब किसी भी कंपनी को मिनिमम 5% नॉमिनल अमाउंट का जो भी मतलब जो एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन कर रहा है उसको मिनिमम 5% अमाउंट तो पे करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ये अमाउंट 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स हो जाएगा। द एप्लीकेशन मनी इज टू बी पेड इन द बैंक स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। तो ये फॉर्म सबमिशन का जो काम है, एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन मनी पे करने का काम, ये
कंपनी ने जो भी बैंकर्स अपॉइंट किए इनके बैंक में जाके आपको फिलअप सबमिट करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन। Minimum subscription is the minimum amount of share that must be taken or bought by the subscriber. This amount is mentioned in the prospectus. It must be collected within 30 days from the issue of prospectus. देखिए यहाँ जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है ये विदिन 30 डेज एप्लीकेंट्स को पे करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है विदिन 30 डेज ऑफ द इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एप्लीकेंट्स को ये कंपनी के पास जमा करना होगा, बैंकर्स के पास जमा करना। सेबी हैज स्टेटेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%। तो सेबी ने बताया है कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट टोटल इशू के 90% इतना होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, यूजुअली व्हेन कंपनी डज नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट मीन्स इट इशू हैज़ बीन अंडर सब्सक्राइब। तो जब कभी भी ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं पूरा होता है तो उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। मतलब अगर सपोज कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है तो अगर 1 लाख शेयर इशू करने के बाद अगर सब्सक्रिप्शन 80,000 शेयर्स का ही होता है या 70,000 शेयर्स का ही होता है तो उसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। The number of share applied for it's less than the shares offered by the company। मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफर किए उससे कम शेयर्स पब्लिक ने क्या किए, सब्सक्राइब किए। दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट कलेक्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न टू द सब्सक्राइबर। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया सेबी ने रखा है 90% ऑफ द इशू ये नहीं पूरा कर पाती है कंपनी तो कंपनी को सब्सक्राइबर का पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन कंपनी मे एंटर इनटू अ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अंडर सब्सक्राइब शेयर्स नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंपनी ने पहले ही क्या किए होते हैं, अंडर राइटर अपॉइंट करते हैं। मतलब जो भी शेयर्स सेल आउट नहीं हुए हैं वो ये अंडर राइटर्स कंपनी को हेल्प करते हैं सेल करने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। एज पर सेबी सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। तो मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 10 दिन तक का सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन रहेगा। एप्लीकेशन कैन बी अप्लाई फॉर शेयर्स ओनली विद इन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ओपन। तो जिन एप्लीकेंट्स को ये एप्लीकेशन करना है शेयर्स के लिए वो 3 दिन से लेके 10 दिन के टाइम पीरियड में एप्लीकेशन कर सकते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। Allotment of share will be on the basis which will be decide for each category of the subscriber। So most important है each category, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे FIIs होते हैं, DIIs होते हैं, HNI होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स। सो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी। अलॉटमेंट विल बी एज पर द मिनिमम एप्लीकेशन साइज फिक्स्ड बाय द कंपनी। तो जो भी शेयर्स जितने भी इशू करने वाली है उससे ज़्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू कर रही है और एप्लीकेशन अगर 1,20,000 के आए तो कंपनी 1 लाख ही शेयर्स कंपनी को इशू करना पड़ेगा। कंपनी ज़्यादा इशू नहीं कर सकती शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर्स आर मोर देन। मतलब सपोज कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है और इसके लिए 1,20,000 1,30,000 का एप्लीकेशन आया है, देन उसे हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। सेबी डज नॉट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट और प्रॉस्पेक्टस। मतलब जितना प्रॉस्पेक्टस में बोला है उससे ज़्यादा कंपनी, भले एप्लीकेशन कितना भी आएगा बट उससे ज़्यादा कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है। तो ये करने के लिए प्रो रेटा अलॉटमेंट वगैरह होता है। However, it may permit to allot not more than 10% of the net offer। तो अगर सेबी का परमिशन लेती है कंपनी और सेबी अगर परमिट करती है
तो 10% से ज़्यादा का शेयर इशू नहीं कर सकते. Provision to deal on a stock exchange. Every company before making a public offer shall apply one or more recognized stock exchange to seek permission for listing the shares. So एक या एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को अपना शेयर लिस्ट कराना पड़ेगा. The prospectus shall mention the name of the stock exchange and fact that तो किस स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी ये शेयर लिस्ट करवाने वाली है उसका नाम प्रॉस्पेक्टस में दिया जाना चाहिए. स्टॉक एक्सचेंज एंड द फैक्ट दैट एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू लिस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज हैज़ बीन मेड बाय द कंपनी. सो स्टॉक एक्सचेंज का भी परमिशन लेना पड़ेगा लिस्टिंग के लिए. 8 नंबर पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू द इशू फॉर वेरियस अदर एजेंसीज. सो मैनेजर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा अंडर ये सब इशू से रिलेटेड जो भी काम है ये देखने के लिए कंपनी मैनेजर्स को अपॉइंट करती है, बैंकर्स को अपॉइंट करती है, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है. कंपनी हैज़ टू अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स टू एक्ट एज अ मैनेजर टू द पब्लिक इशू. मर्चेंट बैंकर वो होते हैं जो कंपनी को ये सभी इशू से रिलेटेड पूरा प्रोसीजर करके देते हैं. तो वो मर्चेंट बैंकर होते हैं, जैसे SBI कैप सिक्योरिटीज़ होगा या ICICI डायरेक्ट होगा. हैज़ टू अपॉइंट रजिस्ट्रार टू द इशू, कलेक्टिंग बैंकर्स, अंडर राइटर टू द इशू एंड ब्रोकर्स टू द इशू, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, एडवर्टाइजिंग एजेंट्स. देखिए कि सभी लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है. एडवर्टाइजिंग एजेंट होगा, ब्रोकर होगा, सिंडिकेट बैंक्स होंगे, अंडर राइटर्स होंगे, ये सभी को अपॉइंट करना पड़ता है क्योंकि जो भी इशू से रिलेटेड काम है वो देखने के लिए. देन जनरल प्रिंसिपल्स, देयर आर रूल्स दैट अ कंपनी मस्ट फॉलो इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अलावा ये भी प्रोविजंस या ये भी रूल्स या प्रिंसिपल्स कंपनी को ठीक से पूरा करना पड़ेगा. प्रॉपर अथॉरिटी, फर्स्ट पॉइंट. The board of director or the allotment committee set up by the board has the authority to allot the share. एक तो board of director या board of director ने जो allotment committee appoint किया है उन्हें ये allotment से related काम देखना पड़ेगा. Allotment must be against the application only. A company can allot shares only if it has received a written application for the shares from the applicant. So जिसको जब कभी कंपनी अलॉटमेंट करेगी तो इम्पॉर्टेंट है कि रिटर्न एप्लीकेशन एप्लीकांट्स ने किया है कि नहीं, उसके बेसिस पे ही कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है. रीजनेबल टाइम, एज पर द एक्ट अलॉटमेंट शैल बी डन विद इन 60 days. 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट होना चाहिए. अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द 5th day फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. तो देखिए यहाँ क्या बोला है, अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द 5th day से मतलब 5वें दिन से कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है इशू कंप्लीट होने के बाद. एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, शेयर शुड बी अलॉटेड ऑन द सेम टर्म्स एज स्टेटेड इन अ प्रॉस्पेक्टस. तो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल किसको कहते हैं कि जब ये शेयर्स इशू करने वाली थी कंपनी ने तो प्रॉस्पेक्टस में एप्लीकेशन में जो जो चीज़ बोली है उसके हिसाब से ही अलॉटमेंट करना चाहिए. No change in the terms of allotment or new conditions can be added at the time of allotment. तो कुछ भी बेसिक जो एप्लीकेशन या प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ कुछ भी चेंज नहीं कर सकती कंपनी में या उसमें कुछ नया ऐड नहीं कर सकती, उसे ही बोलते हैं अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट. मतलब जो प्रॉस्पेक्टस में बताया उसी के अनुसार अलॉटमेंट करना पड़ेगा. कम्युनिकेशन, company has to inform the applicant that shares have been allotted by sending a letter of allotment or allotment advice. So letter of offer या allotment advice भेज के जिन जिन शेयर होल्डर को शेयर्स अलॉट किए गए दिए गए उनको अलॉटमेंट लेटर भेजना पड़ेगा. दिस लेटर गिव्स डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड. तो लेटर में क्या क्या लिखा होगा, कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए गए, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी कितना पे करना है, amount of allotment money to be paid. 6th point,
allotment should not be in contravention, violation of any other laws. A company cannot allot shares by violating or contracting any other existing laws. Example, shares cannot be allotted to the minor. For example, मतलब माइनर पर्सन को शेयर्स अलॉट नहीं किए जाते, मतलब किसी भी रूल को तोड़ के कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती. इफ कंपनी अलॉट शेयर्स आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द अबव मेंशन्ड रिक्वायरमेंट और प्रोविजन, सच एन अलॉटमेंट इज कॉल्ड. तो एक सभी प्रॉपर प्रोसीजर्स को अगर कंपनी फुलफिल करती है और अलॉटमेंट करती है तो उसको रेगुलर अलॉटमेंट कहा जाएगा. बट इफ इवन वन प्रोविजन इज नॉट सेटिस्फाइड देन इट इज कॉल्ड इरेगुलर अलॉटमेंट एंड सच अलॉटमेंट इज इनवैलिड. तो सभी प्रोसीजर्स को पूरा करती है कंपनी देन इट इज कॉल्ड रेगुलर अलॉटमेंट. एक भी रूल को अगर कंपनी पूरा नहीं कर पाती है देन इट इज कॉल्ड इरेगुलर अलॉटमेंट और ये अलॉटमेंट इनवैलिड माना जाएगा. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.